गुड इवनिंग। जो भी लोग पारा टीचर आकलन की तैयारी कर रहे हैं या जेटेट की भी तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी शिक्षक गण या भावी शिक्षक गण को मेरे तरफ से सप्रेम भरा नमस्कार। पर्यावरण अध्ययन में जो आज टॉपिक है वह ईवीएस के टॉपिक है रेसे। रेसे से बहुत प्रश्न आते हैं, तो मेरा एक प्रयास है एमसीक्यू के बहाने सब्जेक्टिव पे ही भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अधिक से अधिक एमसीक्यू आपका क्लियर हो जाए। अगर हम थ्योरी क्लास लेते, कल मैंने कमेंट्स में कुछ लोगों का पढ़ा था, उन लोगों ने कहा कि सर थोड़ा फास्ट क्लास कीजिए। तो फास्ट क्लास के लिए जब तक वो मैराथन क्लास में होंगे, मैराथन क्लास हम लोगों का प्रयास रहेगा आने वाले टाइम में प्रत्येक संडे को कम से कम 2 मैराथन क्लास आपके होंगे। ये समय आने दीजिए, और जब मैराथन क्लास चलेंगे उसमें 100 क्वेश्चंस आपके 1 घंटे या 40 मिनट में निकाले जाएंगे। 200 मैराथन क्लासेस चलाए जाएंगे। तो अभी जो है कुछ चीज़ों को जानना है, समझना है, इसके लिए थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। तो रेसे क्या होते हैं? रेसे की संरचना जो पतले तंतु के लंबे धागे जैसी होती है। धागे जैसी होती है। इसका जो काम होता है, आप देखते हैं हम लोग उपयोग करते हैं, कपड़ा है, रस्सी है, अपने घर में जो प्रयोग करते हैं, कपड़ा हो गया, रस्सी हो गया, कालीन हो गया, स्वेटर हो गया, ये सब का जो प्रयोग करते हैं, ये इनका नाम, ये जो बने होते हैं वो रेसे से बने होते हैं। और रेसे 2 प्रकार के होते हैं। रेसे जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। उसमें आपको एक होता है, रेसे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक रेसे। प्राकृतिक रेसे, और दूसरा जो होता है वो संश्लेषित रेसे। संश्लेषित रेसे रेसे 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेसे, एक संश्लेषित रेसे। प्राकृतिक रेसे में जो पादप से और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, पादप और जंतु से प्राप्त होते हैं। और जो पादप से प्राप्त होते हैं पेड़ पौधे से, उसको कहते हैं पादप रेसे। थोड़ा सा इसलिए क्लियर कर रहे हैं क्योंकि आगे जाके हमको एमसीक्यूज का देखना। और जो जंतु से प्राप्त होते हैं वो जंतु रेसे। जो जंतु से प्राप्त होते हैं जंतु रेसे कहलाते हैं। जैसे आप देखोगे पादप रेसे में सन हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, ऊन हो गया। और जंतु रेसे में जैसे भेड़ से, खरगोश से, ऊंट के बाल से जो रेसे प्राप्त होते हैं वो जंतु रेसे कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें एक एक करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। संश्लेषित रेसे में मानव द्वारा जो रेसे का निर्माण होता है वो संश्लेषित रेशा कहलाता है। जैसे रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब आ गए। ठीक है,
तो सबसे पहले निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रेशा है, आप बताइए। नायलॉन, रेशम, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। इसमें प्राकृतिक रेशे कौन है? निम्न में कौन प्राकृतिक रेशे हैं? चलिए फटाफट देखा जाए। अभी मैंने बोला ना कि पादप से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं, और जो जंतु से प्राप्त होते हैं उसको हम जंतु रेशे कहते हैं। तो पहला कौन प्राकृतिक रेशा है? नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। तो रेशम जो है वो प्राकृतिक रेशा है। रेशम जो है वो प्राकृतिक रेशा है। रेशम जो है वो जंतुओं से प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है जी। चलिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पादप रेशा है? निम्नलिखित में कौन सा पादप रेशा है? पादप मतलब पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। तो पेड़ पौधे से क्या? कपास, रेशम, ऊन, पॉलिस्टर। तो ये कपास जो है वो पादप रेशा है। क्या है? पादप रेशे हैं। कपास जो है वो पादप रेशा है। तो कपास का अभी कपास जो है वो सर्वाधिक उपयोग होने वाला प्राकृतिक रेशा है। यह सर्वाधिक उपयोग होने वाला प्राकृतिक रेशा है। कपास जो है सर्वाधिक उपयोग होने वाला प्राकृतिक रेशा है। और इसके जो ऊन होते हैं उसको कपास ऊन के भी नाम से जाना जाता है, और एक मुलायम रेशा है। कपास क्या है? मुलायम रेशा। कपास क्या है? एक मुलायम रेशा भी है। कपास की खेती हमेशा गर्म जलवायु, काली मिट्टी वाले स्थानों में होती है। भारत में कि कपास की खेती कहाँ होती है भाई? भारत में कपास की खेती कहाँ होती है? मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तमिलनाडु, कर्नाटक में की जाती है। ये सब जगह में कपास की खेती होती है। और कपास कैसे? गर्म जलवायु, और जहां की मिट्टी क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी हो ऐसे जगह पे कपास की खेती होती है। चलिए, यह ऑब्जेक्टिव के बहाने हम सब्जेक्टिव चीजों को देखते चल रहे हैं। अब अगला प्रश्न हम आगे बढ़ते हैं। ऊन किस जंतु के बाल से प्राप्त होता है? ऊन किस जंतु के बाल से प्राप्त होता है? भेड़, खरगोश, ऊंट, ये सभी। तो ऊन जो है जंतु के बाल से प्राप्त होते हैं। तो आप जानते हैं ऊन किन किन किस जंतु से प्राप्त होते हैं? भेड़, खरगोश एवं ऊंट। तो इसका सही जवाब भेड़ भी हो जाएगा, खरगोश, ऊंट, तो ये सभी। इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा? ये सभी। ऊन किस जंतु के बाल से प्राप्त होते हैं? भेड़ से भी, खरगोश से और ऊंट से भी।
कपास के पौधे का वह भाग है, कपास के पौधे का वह भाग है जिससे कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। कपास का जो पौधा होता है उसके किस भाग से कपास के रेशे प्राप्त होते हैं? कपास बॉल से, फूल से, बीज से, जड़ से। क्वेश्चन नंबर 4, तो आप देखेंगे कपास बॉल से जो है वो कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। निम्न में कौन सा संश्लिष्ट रेशा है जिसको संश्लेषित रेशे कहते हैं? जैसे देखिए, संश्लेषित रेशे जो हैं वह है मानव द्वारा बनाए गए। मानव द्वारा बनाए गए, या इसको कह सकते हैं मानव निर्मित। मानव निर्मित जो कहिए, मानव निर्मित या मनुष्य के द्वारा बनाए। दुनिया में जितने भी चीज होते हैं वो आप तो जानते हैं कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल इट मीन्स दैट इज मेड बाय गॉड एंड आर्टिफिशियल दैट इज मेड बाय मैन, ह्यूमन। तो मानव के द्वारा जो बनाए जाते हैं वो मानव संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। उसके द्वारा मानव निर्मित जो है रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर, इत्यादि या आदि ये कह सकते हैं। तो ये सब मानव निर्मित हैं। इसमें इन्हें पेट्रोलियम से उत्पन्न रसायन, पेट्रो रसायन के उपयोग से बनाया जाता है। इसको बनाया कैसे जाता है भाई? इसको बनाने के लिए पेट्रो रसायन, ये चीज याद रखिएगा, पेट्रो रसायन पेट्रो रसायन से संश्लेषित रेशे का निर्माण किया जाता है और यह अधिक मजबूत भी होता है। यह अधिक मजबूत भी होता है। क्या होता है? यह अधिक मजबूत भी होते हैं। ठीक है। तो निम्न में कौन सा संश्लेषित? नायलॉन, कपास, रेशम, ऊन। आप बताइए, खुद आप समझ जाएंगे इतना डिस्क्राइब करने के बाद कि कौन सा संश्लेषित रेशा है। तो इसमें नायलॉन जो है वो संश्लेषित रेशा के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर क्रमशः हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जूट का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? जूट का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जूट हम लोग प्रयोग करते हैं, हम लोग कहते हैं ना आम बोलचाल की भाषा में, जूट का बोरा। जड़, तना, फूल, बीज। तो जूट का रेशा जो है तना से प्राप्त किया जाता है। पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तना से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। जूट की खेती किस समय की जाती है? जूट की खेती किस समय की जाती है? देखिए, जूट जो है ना, यह जूट जो तना से प्राप्त किया जाए इसे पटसन भी कहा जाता है। जूट को पटसन भी कहा जाता है। इसकी खेती जो है वर्षा ऋतु के समय होती है। इसकी खेती जो है वर्षा ऋतु के समय होती है। यह मुख्य रूप से कहां कहां पाया जाता है भाई? पश्चिम बंगाल,
बिहार, असम में उगाया जाता है। असम में उगाया जाता है पटसन। इसी को जूट कहते हैं, पटसन को ही जूट कहते हैं। पटसन जो है वो जूट ही, पटसन को ही जूट हम कहते हैं। अब है इसका उपयोग क्या क्या हो जाता भाई? बोरा बनाने में, थैला, वस्त्र इत्यादि बनाने में, के निर्माण में होता है। निर्माण में होता है जूट की खेती। जूट की खेती किस ऋतु में होती भाई? तो वर्षा ऋतु में होती। क्लियर हो गया? ये सब्जेक्टिव से ही, ताकि हमारा जूट कंसेप्ट देखिए इसमें क्लियर हो गया। जूट की खेती पौधे के तना भाग से प्राप्त किया जाता है। इसे पटसन भी कहा जाता है। यह वर्षा ऋतु के समय में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, बिहार, असम इत्यादि जगह में उगाया जाता है। इसका उपयोग बोरा, थैला, वस्त्र निर्माण में किया जाता है। रेयान का स्रोत है, रेयान लकड़ी का लुगदी, पेट्रो रसायन, मोम, जंतु रेशे, रेयान। रेयान कहां से प्राप्त किया जाता है? लकड़ी की लुगदी से। वस्त्र का प्रमुख उपयोग है शरीर को ढकना, गर्मी और ठंड से बचना, आकर्षक दिखना, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9। तो वस्त्र का उपयोग ये सभी होगा। शरीर का ढकने में भी काम आता है, गर्मी और ठंड से बचाव भी करता है, आकर्षक हम लोग दिखते भी हैं। रेशे से निर्मित सूत को कहते हैं, रेशे से जो निर्मित सूत होते हैं उसको क्या कहते हैं? रेशे से निर्मित सूत, रेशा, धागा, आवरण, रेशम, यार्न। रेशे से निर्मित सूत को आर्न कहते हैं। निम्न में से पादप रेशे का उदाहरण है। इसमें देखिए पादप रेशे का कौन सा उदाहरण है? मैंने कहा था ना पादप रेशे और जंतु रेशे। पादप रेशे में कपास, जूट पादप से प्राप्त होते हैं। तो इसमें सन, रेशम, ऊन ये सभी। सन पादप रेशे का उदाहरण। सन आप समझ रहे हैं? गांव देहात की भाषा में हम लोग सनैया कहते हैं ना, सन जो है वो पादप रेशे का उदाहरण है। कपास में उसके बीज को अलग करने की प्रक्रिया के लिए उपयोगी तंत्र है। कपास से उसके बीज को अलग करने की प्रक्रिया के लिए उपयोगी तंत्र है। तो इसका ओटनी जो है प्रक्रिया है, जिससे कपास से उसके बीज को अलग करने की प्रक्रिया के लिए उपयोगी तंत्र ओटनी है। जूट मुख्य रूप से उगाया जाता है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ये सभी। अभी मैंने बताया था जूट, अभी मैंने ये चर्चा किया था। क्वेश्चन नंबर 13।
ये सभी बिहार में भी, असम में भी, पश्चिम बंगाल में भी। रेशम सिल्क मात के किस अवस्था से प्राप्त होता है? लाख, प्यूपा, कोकोन, वयस्क। क्वेश्चन नंबर 14। कोकून से। और अब अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न, डेकोन है एक, क्या है? डेकोन क्या है? पॉलीमाइड, रबर, पॉलीमेस्टर, ये सभी। क्या है भाई? डेक्रॉन एक है, क्या है? 15वां नंबर प्रश्न, पॉलिस्टर है। चलिए, बहुत बढ़िया। कल मैंने एक प्रश्न का चर्चा किया था, कल के वीडियो में थोड़ी सी हो गई थी गड़बड़ी। वर्मी कंपोस्टिंग में जो है वो वर्मी कंपोस्ट क्या है, कल उसमें गाय आ गया था। तो वर्मी कंपोस्ट क्या है? इसमें जैव अपघटित संक्रमित पदार्थों के अपघटन के द्वारा खाद का निर्माण होता है। और खाद के निर्माण में सब आ जाए, जैसे मवेशी के मलमूत्र, मवेशी के मलमूत्र भी आ जाते हैं। और इसमें इस प्रक्रम में केचुए को भी सम्मिलित किया जा सकता है। ये दोनों आ जाएंगे, केचुआ भी सम्मिलित किया जा सकता है। यह प्रक्रम वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है और रासायनिक उर्वरक की तुलना में भावी प्रदूषण रहित होता है। चलिए, ठीक है। और अगर आपको लगे कुछ, अगर प्रश्न कभी कभी होता है क्लासेस करते, अगर कोई गड़बड़ी लगे तो मेरे वीडियो के फर्स्ट में मोबाइल नंबर डाला हुआ है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसको प्रयास करूंगा। कहीं मिसिंग इंसान है तो मिसिंग तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है, कोई बात नहीं, उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। और दूसरा एक क्वेश्चन और था जिसमें निम्न में संक्रामक अपशिष्ट, संक्रामक अपशिष्ट, उसमें आप थोड़ा सा सुधार लेंगे। जो देखे होंगे कल का, अस्पतालों का कचरा होगा, अस्पतालों का कचरा कल के वीडियो में संक्रामक अपशिष्ट में आएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। डायनेमिक जॉब पॉइंट, इसको सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आपको कुछ लगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं मिसिंग कुछ आपको लगे, थोड़ा सा सुझाव, क्योंकि अगर लगे कि इसमें सुझाव दिया जा सकता है तो आप इस नंबर पे 7979785908 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे। इसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनोज सर, आप लोगों के लिए ढेर शुभकामना। आप लगे, तैयारी करें। ठीक है, अभी मोहन सर की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, हो सकता है 2 दिन में ठीक हो जाए। तब तक यह रिकॉर्डेड क्लास को आप देखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए लोग हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे
और फटाफट सब्सक्राइब कर लें। मैं समय समय पर आपको ईवीएस का कक्षा, हिंदी का कक्षा अभी चल रहा है, और जो भी बन पाएगा पारा शिक्षक आकलन जेटेट में जो भी कक्षा मुझसे हो पाएगी मैं आप लोगों को ले के आऊँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।